दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी का एक नया चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और यह आपका लेक्चर नंबर 55 है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रही है और मुझे लगता है ज्योग्राफी में अब हमारे पास इंडियन ज्योग्राफी में सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ने को बाकी हैं, जिसमें से यह भी एक चैप्टर आपका है। ठीक है, आज हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं कृषि और पशुपालन के बारे में। जी हाँ, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कृषि यानी एग्रीकल्चर और पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। ठीक है, तो ये काफी लंबा चैप्टर है, मुझे लगता है ज्यादा लंबा नहीं है, 3 लेक्चर में आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 2 चैप्टर हमारे पास और बचे रह जाएंगे। उनमें से एक है आपका उद्योग यानी इंडस्ट्री के बारे में और दूसरा आपका है परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, देन आपका पूरा का पूरा इंडियन ज्योग्राफी जल्दी ही आपका समाप्त होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कृषि के बारे में, साथ ही साथ पढ़ेंगे कृषि के प्रमुख कारकों के बारे में, जिसके अंतर्गत अनेक कारक हैं, जैसे भौतिक कारक हैं, संस्थागत कारक हैं, संरचनात्मक कारक हैं, कुछ राजनीतिक प्रशासनिक कारक हैं। उन सभी कारकों के बारे में पढ़ेंगे, इसका क्या प्रभाव पड़ता है उस प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। आपने सुना होगा अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्रों के बारे में। भारत में कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, आपको तो याद नहीं होते, लेकिन आज मैं उन्हें भी याद कराऊंगा आपको। ठीक है, और पढ़ेंगे हरित क्रांति के बारे में। आप सिंपली एक ही हरित क्रांति जानते हैं, लेकिन आज हम 2 हरित क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रथम हरित क्रांति और द्वितीय हरित क्रांति, उसको भी पढ़ेंगे। हालांकि हरित क्रांति का एक स्पेशल वीडियो मैंने बना रखा है, वो आपको मिल जाएगा इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में, तो आप जाकर उसे भी देख लीजिए। ठीक है, इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे रबी, खरीफ और जायद के बारे में। तो काफी लंबा लेक्चर होने वाला है, चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बड़ा ही मजा आने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक बात और याद रखेगा, प्ले स्टोर पर जाइए, वहां से स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं आप सिस्टमेटिक वे से पढ़ें और आपका सिलेक्शन हो, तो जरूरी है आप सभी चीजों पर फोकस करें, यानी केवल वीडियो क्लास देखने से काम नहीं चलने वाला है। आपको टेस्ट देना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना पड़ेगा, आपको प्रीवियस ईयर पेपर करने पड़ेंगे, आपको करंट अफेयर पे भी फोकस करना पड़ेगा, बाकी की चीजें भी पढ़ेंगे और वो सब आपको मिलने वाला इस एप्लीकेशन में, जो कि पूरी तरह से निःशुल्क है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कृषि और पशुपालन कहानी कहां से शुरू किया जाए। सबसे पहले कृषि की बात करते हैं, बाद में हम लोग पशुपालन की बात करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी बहुत सारी बातें जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर हम एकदम नीचे के स्तर से आगे बढ़ें तो हमें पता चलता है कि भारत की आधे से अधिक आबादी, लेकिन कितनी, आधे से कितनी ज्यादा, यानी एक मोटा आंकड़ा है 55 से 60%। क्यों? क्योंकि आंकड़ा फिक्स नहीं, इसलिए कि धीरे धीरे लोग क्या कर रहे हैं, गांवों को छोड़ करके शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी शहरीकरण बढ़ रहा है, नगरीकरण बढ़ रहा है, जिसके वजह से लोग कृषि कार्यों से अपना पीछा छुड़ा ले रहे हैं और वो जाके आगे कोई और बिजनेस या किसी अन्य उद्योग से जुड़ जा रहे हैं। तो धीरे धीरे ये परसेंटेज कम हो रहा है, लेकिन फिर भी भारत की आधे से अधिक जनसंख्या यानी 55 से 60% की जनसंख्या आज भी या तो कृषि कार्यों में लगी है, प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से लगी है। ठीक है, यानी किसी न किसी तरीके से ये कृषि कार्यों में लगी हुई है। यह एक प्राथमिक क्रिया है जिसके अंतर्गत खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन या फिर वानिकी आदि को सम्मिलित किया जाता है। देखिए, ये जो अगर मैं कृषि की बात करूं ना, तो कृषि के अंतर्गत ऐसा नहीं कि सिर्फ खेती किसानी करने को ही कृषि कहा जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। जो लोग पशुपालन करते हैं वो भी आपका इसी सेक्टर के अंतर्गत आता है, जो लोग मत्स्य पालन करते हैं वो भी इसी सेक्टर के अंतर्गत आता है, और जो लोग वानिकी वगैरह करते हैं वो भी इसी सेक्टर के अंतर्गत आता है। इसको आप याद रखेगा, इसलिए कह रहा यह एक प्राथमिक क्रिया है। ठीक है, कह रहा भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषता यह है कि देश की लगभग आधी जनसंख्या का भरण पोषण होता है। भाई, जिसका बेसिक साधन ही क्या है, जिसका आधारभूत साधन ही क्या है, कृषि है, तो उनका पालन पोषण, उनका भरण पोषण इसी खेती के माध्यम से होता है। कृषि आधारित उद्योगों को कच्चा माल भी प्रदान करती है। दोस्तों, बहुत सारे उद्योग हैं जिनके लिए कृषि क्या करती, कच्चा माल प्रोवाइड करती। अगर मैं बात कर दूं अंकल चिप्स की, ठीक है, सिंपल है, अंकल चिप्स आप सभी खाते होंगे। ये चिप्स बना होता है आलू का, और आलू किसका प्रोडक्ट है, आलू कच्चा माल है ना। अगर आलू का उत्पादन बंद हो जाए, आलू बंद हो जाए आना मार्केट में, तो बताइए उसका चिप्स कैसे बनेगा, यानी नहीं बन पाएगा। अगर मैं बात कर दूं शक्ति भोग आटा या आशीर्वाद आटा या फिर पतंजलि आटे की बात कर लूं, तो आटा किससे बना, ये बना गेहूं से, और अगर गेहूं का उत्पादन बंद हो जाए तो बताइए आटा कैसे बनेगा। यानी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, सरसों का तेल हो गया, जितने भी खाने पीने वाले आइटम है, मैक्सिमम आइटम किसपे है, ये कच्चा माल प्रोवाइड होते हैं ये खेती के द्वारा। ठीक है, खेती किसानी के द्वारा इनको कच्चा माल दिया जाता है और
उससे फिनिश गुड्स में बदल करके तभी हमारे सामने आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कृषि हमारी अर्थव्यवस्था में, इस पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, कह रहा है इसमें जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 18.5% का योगदान अकेले हमारा यह सेक्टर देता था। एक जमाने में बहुत ज्यादा योगदान दिया करता था, यानी आधे से अधिक का योगदान जीडीपी में भी किसका हुआ करता था, प्राथमिक क्षेत्र का हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, देश को आजादी मिली और धीरे धीरे क्या किए लोग, 3 तरह के सेक्टर होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, उसमें सबसे ज्यादा जीडीपी जो है ग्रोथ वहां से हो रही है, सबसे ज्यादा हिस्सा उसका बनता है। अब जो है प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कम होने लगा, तो यहां दे रहा है कि लगभग 18.5% का योगदान करता है। करा भारत में या भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है, यानी 15 अलग अलग तरीके के प्रदेश हैं हमारे पास जहां पर एक खेती किसानी के कार्य होते हैं। बड़ा आसान है याद करना, ये 15 आपको लग रहा होगा, डर लग रहा होगा सर पता नहीं कैसे याद होगा, अभी मैं याद करके दिखाता हूं, एकदम चुटकियों पे आप याद कर लोगे। ठीक है, चलिए देखते चलिए बस खाली। दूसरी बात लिख रहा है दोस्तों कि भारतीय कृषि मुख्यतः मानसून पर निर्भर है। भारतीय कृषि मुख्यतः किस पर निर्भर है, मानसून पर। अगर मानसून अच्छा हुआ, मानसून यानी वर्षा, भाई कृषि कार्यों को पूरा करने के लिए वर्षा की जरूरत होती है, जल की जरूरत होगी और जल मिलेगा वर्षा से। तो अगर वर्षा अच्छी हुई है तो भारत का क्या होगा, उत्पादन जो होगा वो बढ़ गया रहेगा। अगर वर्षा नहीं होती है तो उसका बुरा प्रभाव पड़ता है हमारे प्रोडक्शन पर। ठीक है, तो इसीलिए लिख रहा है कि भारतीय कृषि मुख्यतः मानसून पर आधारित है, इसीलिए इसे मानसून का जुआ भी कहते हैं। मानसून तो हमारे पकड़ में है नहीं, हमारे नियंत्रण में है नहीं, मानसून तो प्रकृति की देन है, आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो बहुत बुरी बात है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मानसून का जुआ कहते हैं। कह रहा सामान्य रूप से भारत की कृषि पर 4 प्रमुख कारकों का प्रभाव पड़ता है। ये वही प्रमुख कारक है जिनकी चर्चा अभी मैं पीछे कर रहा था। ठीक है, तो चलिए एक एक कारकों के बारे में देखते हैं। देखिए आप समझिए कारक होते क्या हैं। कारक इन द सेंस ये है कि अगर मैं भारतीय कृषि के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं तो आपके मन में होगा बहुत सारी समस्याएं हैं। कारक जो है प्रभाव डालते हैं, उस कृषि पर प्रभाव डालते हैं। तो 4 हेडिंग है हमारे पास। इस 4 हेडिंग के अंतर्गत हम देखेंगे बहुत सारे प्रभाव जो डालने वाले तथ्य हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला लिख रहा है भौतिक कारक। दोस्तों अगर मैं इस एक लाइन की बात कहूं, सिंपल सी बात, मान लो किसी व्यक्ति का खेत, मत पढ़ो इसको, ठीक है, मैं आपको समझाता हूं कि आप कैसे समझोगे। मान लो किसी व्यक्ति का खेत किसी नदी या किसी नहर के किनारे है और किसी दूसरे व्यक्ति का खेत उस नदी या उस नहर से काफी दूर है। बताओ किसको आसानी होगी और किसको कठिनाई होगी? भाई जाहिर सी बात है जो नदी के किनारे है उसको बड़ी आसानी होगी, अगर वर्षा हुई तो भी अच्छी बात है, नहीं हुई तो उस नहर के पानी से, उस नदी के पानी से अपने खेतों को सींच सकता है। लेकिन जो दूर है, बहुत ज्यादा दूर है, उसकी सिंचाई कैसे हो पाएगी, यानी उसको समस्या होगा। तो मैं इसी समस्या के पक्ष में बात करने जा रहा हूं। ठीक है, लिख रहा है भौतिक कारक। कह रहा है भौतिक कारक यानी ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। भौतिक कारक ये हम केवल देख सकते हैं, उससे बचाव कर सकते हैं, हमारे नियंत्रण में होता नहीं है। लिख रहा है इसके अंतर्गत जलवायु की विभिन्न दशाएं, जैसे वर्षा, क्या वर्षा हमारे और आपके बस की बात है कि आज मन कर दिया वर्षा हो गया, कल न वर्षा हो? ऐसा नहीं है। ठीक है, ये सब प्रकृति की देन है। जैसे वर्षा हो गया, जैसे तापमान हो गया, ये जो टेम्परेचर अप एंड डाउन होता है, क्या हमारे बस में है, नियंत्रण में नहीं। यानी वर्षा का प्रभाव पड़ता है। अगर वर्षा अच्छी हुई तो खेती भी अच्छी होगी, वर्षा नहीं हुआ तो खेती भी नहीं हो पाएगी अच्छी ढंग से। ठीक है, तो याद रखिएगा, यानी प्रभाव पड़ता है ना। तापमान का भी प्रभाव पड़ता है, किसी साल खूब गर्मी पड़ जाए, किसी साल खूब ठंडी पड़ जाए, ये तापमान ही तो है। तो बताइए इसका प्रभाव खेतों के ऊपर पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल पड़ेगा। क्या उपज के ऊपर पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल पड़ेगा। ठीक है, आगे लिख रहा है मिट्टी की उर्वरकता। भाई जहां पर मिट्टी में उर्वरकता ज्यादा है वहां पर प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, और जहां पर उर्वरकता कम है वहां पर कैसे होगा, है कि नहीं? वहां पर कैसे उत्पादन होगा, समस्या होगी। यानी जो मिट्टी की उर्वरकता है यह भी काफी मैटर करता है। जो स्थलाकृति ढलान है, जो ढाल है, स्थलाकृति ढाल है, वो भी मायने रखता है। ठीक है, तो ये सभी तथ्य हैं जिसकी वजह से कृषि प्रभावित होता है। तो ये भौतिक कारक हैं। ठीक है, ये सभी भौतिक कारक हमारे नियंत्रण में नहीं है, हाँ बस हम इनसे बचाव के आसन ढूंढते रहते हैं। ठीक है, दूसरा लिख रहा है संस्थागत कार्य। संस्थागत मतलब देखिए समय के साथ काफी नियम बनाए गए, उस नियम में बहुत सारे कानून बने, प्रावधान बने, उसकी वजह से कुछ समस्याएं हमें फेस करनी पड़ी, वो लिख रहा है। कह रहा संस्थागत कारक, कह रहा इसके अंतर्गत भूमि सुधार,
अच्छा, 1947 में जब हमारे देश को आजादी मिली तो उसके तुरंत बाद एक भूमि सुधार जो है कार्यक्रम तैयार किया गया 1948 में। उसके तहत बहुत सारा कार्य किया गया, लेकिन सक्सेस, हमें सफलता नहीं मिली। भारत सरकार ने कई बार सोचा चकबंदी कर दिया जाए। चकबंदी जानते हैं? चक बनाना। चक बनाना मतलब बाउंड्री कर देना। उसमें क्या होता है, मेड़ बनाकर बाउंड्री किया जाता है। खेतों को बाउंड्री तो करेंगे नहीं, इतने सारे खेत हैं, तो वहां पर मेड़बंदी किया जाता है। ठीक है, तो कह रहा है चकबंदी, काश्तकारी अधिकार, भूमि का पुनर्वितरण, तमाम तरह की योजनाएं निकली और इसके वजह से बहुत सारी संस्थागत समस्याओं का सामना करना पड़ा किसानों को। आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अभी एक एक चीज के बारे में आपको आगे और भी डिटेल से बताने वाला हूं। तीसरा कारक लिख रहा है दोस्तों, संरचनात्मक कारक। ठीक है, संरचनात्मक, इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। इसके अंतर्गत कृषि की उत्पादकता बढ़ाने वाले तकनीकी और विज्ञान पर आधारित कई सारे इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं, निवेश आते हैं। इसमें परिष्कृत बीज यानी नए तरह के बीज। ठीक है, अब देखिए मैं बताऊं, पुराने समय में बीज के बहुत ज्यादा प्रकार नहीं होते थे। ठीक है, लेकिन बाद में परिष्कृत बीज आने शुरू हो गए, मतलब ऐसे बीज जिनके अंदर रोगों से, कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता पहले से ही विकसित है, मतलब ऐसे बीज ही हैं, इसलिए उनको हाइब्रिड बीज का नाम दिया जाता है। ठीक है, करा परिष्कृत बीज, रासायनिक जैव उर्वरक, बहुत सारे रासायनिक उर्वरक आए कि ठीक है, अगर मिट्टी में उर्वरकता नहीं है तो उनको अलग से उर्वरक दिया जाए। आपने नाइट्रोजनी उर्वरक, फास्फोरस, फास्फेटी उर्वरक, ठीक है, आपने सुना होगा, इन सभी तथ्यों के बारे में पढ़ा होगा। तो ये सभी हो गए सिंचाई के तमाम साधन, ऊर्जा, मशीनीकरण, कीटाणुनाशक, इन सभी चीजों का इस्तेमाल किया गया। भारतीय कृषि में हरित क्रांति लाने के लिए ये सभी मुख्य रूप से ये सभी कारक जिम्मेदार रहे हैं। जब इन सभी चीजों का इस्तेमाल हुआ, धीरे धीरे हमने देखा कि हमारी उत्पादकता में भी वृद्धि हो रही थी। ठीक है, लेकिन इसके बहुत सारे दुष्परिणाम भी देखने को मिले, जो आज ही हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आगे देखिए, कुछ राजनीतिक प्रशासनिक कारक भी हैं, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। करा भारतीय कृषि को गति देने में राजनीतिक प्रशासनिक प्रतिबद्धता की भूमिका भी काफी रही है, और ये संस्थागत और संरचनात्मक दोनों कारकों के सफलता इसी पर निर्भर करते हैं कि कितना अच्छा हमारी सरकार है वो कार्य कर रही है। ठीक है, पहला दोस्तों, न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य, आप एक लाइन में समझो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता क्या है। जैसे मान लो आपके पास खेत है, ठीक है, और आपने चाहा कि हम अपने खेत में क्या करेंगे, चावल उगाते हैं। ठीक है, धान की खेती करते हैं, धान की खेती किया, बढ़िया फसल आई, और उसके बाद उस धान से आपने चावल बनाया। तो अब इस चावल को लेके करेंगे क्या। मान लीजिए आपके पास जो है 10 बीघे का खेत है। ठीक है, अब इस 10 बीघे में जो आपने प्रोडक्शन किया है, उस 10 बीघे में जितना भी उत्पादन हुआ उसका आप क्या करोगे भाई। जाहिर सी बात है, कुछ चीजें अपने पास रिजर्व रख के, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कुछ रिजर्व रख के, बाकी को आप उठा करके बेचेंगे। लेकिन जब इसे बेचने जाएंगे तो सामने वाला क्या कहेगा, किसको बेचेंगे, कहां ले जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास, मैं मान लूं कि 50 टन आपके पास चावल हो गया, 50 टन से चलो 2-3 टन, 5 टन मान लो अपने घर में रख लिया, बाकी के बच्चे 45 टन क्या करोगे, मार्केट में किसे देने जाओगे, कौन आपका 45 टन परचेज करेगा, समझ रहे हैं। तो आप जाओगे किसी बड़े काश्तकार के पास, या सॉरी काश्तकार कर रहा हूं, क्या बोलते हैं उनको, देखो मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, गल्ला मंडी के जो थोक व्यापारी होते हैं, आप उनके यहां तक जाओगे, या जो बड़े बड़े व्यापारी उनसे संपर्क करोगे, भाई हमारे पास 45 टन चावल है, आप हमसे खरीद लो। तो भाई ये चावल कितने रुपए में खरीदा जाए, वो कितने रुपए आपसे ऑफर करेगा, आप कितने रुपए में बेचना चाहते हो, यहां पे बाउंडेशन है। देखिए मैं बताऊं, बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में, बहुत सारे काम होते हैं, उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। जैसे अगर आप मार्केट में समोसा बना रहे हो, तो आप समोसा मन कहे 100 रुपए रख दो, उसका दाम मन कहे 200 रुपए रख दो, मन कहे 2 रुपए रख दो, कोई बाउंडेशन नहीं है। हाँ, खरीदने वाली की इच्छा होगी खरीदेगा, नहीं खरीदने वाली की इच्छा होगी नहीं खरीदेगा। लेकिन यहां पर याद रखिए, यहां पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात आती है कि उस किसान को कम से कम कितना रुपया दिया जाए, क्योंकि आप भी परेशान हो कि 45 टन चावल हम अपने घर में रखे कहां, बहुत होता है, अब आपके पास रखने की जगह नहीं है, आप सिर्फ जल्दी से कोई आए और इसे लेकर चला जाए। हाँ ठीक है, क्योंकि भाई बारिश होगा, आधी तूफान आ गया तो सबका सामना करना पड़ेगा आपको, ऐसे में आप चाहते हो तुरंत बिक जाए, लेकिन वो प्राइस क्या होनी चाहिए, तो उसके लिए सरकार की तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है। इस बार कई सारे आइटम के न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किए गए हैं, मैं कल आपको एक आंकड़ा प्रेजेंट करने वाला हूं। ठीक है, आपको पढ़ाया भी गया होगा, करंट अफेयर के वीडियो में पढ़ाया गया था, जल्दी ही अभी आंकड़ा है। ठीक है, तो याद रखें न्यूनतम समर्थन मूल्य। दूसरा है कृषि बीमा। भारत की सरकार की तरफ से आपने देखा होगा तमाम तरह की कृषि बीमा भी आई है, जिसमें प्रधानमंत्री कृषि फसल बीमा योजना का नाम सुना होगा। तो रबी, खरीफ, जायद, अलग अलग फसलों पर अलग अलग तरह के बीमा के प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो आप इसको भी जानते होंगे।
दूसरा लिख रहा है साख उपलब्धता, यानी कभी भी किसी भी तरह के क्रेडिट की जरूरत अगर किसानों को पड़ती है तो उनको जल्द से जल्द अवेलेबल कराया जाए। इसके लिए जो बैंक हैं, जो सहकारी बैंक हैं या जो आरआरबी हैं, जो त्रिग्रामीण बैंक हैं, उनको लगाया गया है कि ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिल पाए किसानों को। ठीक है, विपणन केंद्र, जगह जगह पे दोस्तों विपणन केंद्र भी खोला गया। विपणन यानी कि ऐसा स्थान बनाया गया है जहां पर किसान अपने सामानों को, अपने उत्पादों को ला करके बेच सकते हैं, उस विपणन केंद्र पर बेच सकते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर स्थान है विपणन केंद्र। ठीक है, आगे लिख रहा है भंडार केंद्रों या भंडार गृहों की भी स्थापना की जा रही है, या बहुत सारे लोग हैं जो भंडार गृह बना के रखे हुए हैं। भाई जैसे एक आदमी ने बिजनेस बना दिया अपना कि भाई किसानों का 45 टन, 50 टन, किसी का 100 टन, किसी का 150 टन, किसी का 200 टन वो लेकर आएगा, वो हमारे गोदाम में रख दे, फिर उसको जब सुटेबल होता है तब वो बेचे अपने आप को। ठीक है, उस सामान को ले जाके बेचे, बदले में हमें क्या दे देगा, एक चार्ज दे देगा। तो तमाम तरह के भंडार गृह केंद्रों की भी स्थापना हो रही, कुछ सरकारी कुछ प्राइवेट। करा अन्य कृषि आधारभूत संरचनाओं का भी विकास किया गया जिसके माध्यम से कार्य किया जा रहा है। समझ में आ रहा है? आएगा समझ में। जब इत्मीनान से, आराम से आप सभी तथ्यों को पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। पहली बात तो जल्दीबाजी नहीं होना चाहिए, आप विषय को कंप्लीट कर रहे हो, ये आपकी नीड है, आपकी आवश्यकता है, इसे पढ़कर आप ऑफिसर बनने वाले हो, आप आगे बढ़ने वाले हो, अपने जीवन में सफल होने वाले हो। इसके साथ गेम मत करिए। ठीक है, अपनी जिंदगी को दांव पर मत लगाइए, इत्मीनान से पढ़ते चलिए, आराम आराम से। सब कुछ दिया जा रहा है, सब कुछ अवेलेबल है, बढ़िया से तैयारी करिए। आप कभी अपने जीवन को एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो कि हमें मैटर नहीं मिला, हमें क्लास नहीं मिली बढ़िया इसलिए हम सफल नहीं हो पाए, कभी नहीं कर सकते। ठीक है, पढ़ लो आराम से। सुनिए, अब अलग अलग जो है हम जो है फसलों की बात कर लेते हैं। रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। भाई क्या होते हैं, कई बार आपके मन में बड़े बड़े सवाल उठते हैं। ठीक है, देखिए अगर रबी की फसलों की बात करूं, करा रबी की फसलों को अक्टूबर से नवंबर में बुआई किया जाता है और उसके बाद अप्रैल मई तक काट लिया जाता है। तो कई लोग जो है इसके टाइमिंग को भूल जाते हैं, रबी वाले फसल के टाइमिंग को भूल जाते हैं। तो बात आती है टाइम कैसे याद रखा जाए। ठीक है दोस्तों, मैं कहता हूं ना, आपके लिए ये बताओ, आपके लिए बुआई ज्यादा मजेदार बात है या आपके लिए कटाई ज्यादा मजेदार बात है? ठीक है, देखिए मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं आपसे कि आपको ये बता सकूं कि भाई आप समझो कि भाई कौन सा समय है जब रबी के फसलों को बोया जाता है और कौन सा समय है जब खरीफ के फसलों को बोया जाता है और कब जायद के फसलों को। तो आप मुझे बताओ आपके लिए क्या मजेदार है, बुआई मजेदार है, कटाई? भाई कुल मिला जुला के आपको मुक्ति कब मिलती है? जब आप कटाई कर ले, तो फसलों की कटाई होगी, मतलब अब पैसा आने का टाइम हो गया। तो याद रखिए कटाई, याद रखिए। अच्छा, कटाई आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक प्रश्न और पूछता हूं दोस्तों, रवि किसे कहते हैं? रवि किसे कहते हैं? वैसे रवि नहीं होता है, रवि होता है। रवि, रवि बोलते हैं सूर्य को, सूर्य का पर्यायवाची होता है रवि। और याद रखो ये रवि का समय कब शुरू होता है, गर्मी का समय जो होता है कब शुरू होता है, ये लगभग ये अप्रैल मई से शुरू होता है। ठीक है, तो याद रखना, इस अप्रैल मई से कनेक्ट करना रवि को और इस रवि से कनेक्ट करना कटाई को। अप्रैल मई में जिस समय रवि यानी सूर्य की गर्मी की शुरुआत होती है, उसी समय रवि के फसलों की कटाई होती है। ठीक है, तो ऐसे करके याद रखेंगे तो बाकी आपको अपने आप मिल जाएगा बुआई कब होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप देखो यहां से अक्टूबर नवंबर में बुआई कर रहे हो। ठीक है, आप जो है 6 महीने का, अगर अक्टूबर की हो तो अप्रैल में कटाई करोगे, तो अक्टूबर 10वां महीना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीना बाद आप कटाई पे लग जाओगे। ठीक है, तो 6-6 महीना का सीजन लेके चलते हैं इसमें। ठीक है, याद रखिए ये रबी जो है, या आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा पीरियड यानी अक्टूबर नवंबर से लेकर के अप्रैल मई तक की बात करें तो ये पूरा पीरियड ठंडी का पीरियड होता है, शीतकाल होता है। और आप सभी को पता है जब कभी ठंडा लगेगा तो किसकी जरूरत होगी? रवि की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी? रवि की। ऐसे भी याद कर सकते हो। देखो मुझे कोई ट्रिक नहीं आता, मैं तो आपकी हेल्प के लिए अभी एट अ टाइम ट्रिक बनाता हूं। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर लो कि ठंडी में सूर्य की जरूरत होती है। क्यों? शरीर को ताप चाहिए होता है, गर्मी चाहिए होता है। तो अक्टूबर नवंबर में शुरू होगा और जाकर के अप्रैल मई में इसकी कटाई होती है। रवि के फसलों की यह शीतकालीन की फसलें होती हैं। कह रहा रवि की फसलों के उत्पादन में शीतकालीन पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा बहुत सहायक होती है। आपने देखा होगा पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है दिसंबर लास्ट या जनवरी महीने में। ठीक है, एक बार वर्षा होती है, उसके बाद कड़ाके की ठंड पड़ती है। हर बार आप देखिए एक जम के वर्षा होगी, कड़ाके की ठंड पड़ेगी और कई राउंड में वर्षा होता है। एक राउंड आते समय और एक राउंड जाते समय, कम से कम 2 बार वर्षा तो होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि एक बार ही आते हैं मानसून, एक बार लौटता है मानसून, दोनों तरीके से होता है। जनवरी महीने में हर साल वर्षा देखने को मिलती है, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि रबी की फसलों को उगाते समय अपेक्षाकृत कम तापमान
की जरूरत होती है, इसीलिए तो ठंडी आई है। तो ठंडी में क्योंकि सूर्य का टेम्परेचर मिलेगा तो, लेकिन समय ठंडी का है, यानी कम तापमान, बुआई के समय कम तापमान, लेकिन जब कटाई करने का समय होता है तो थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, दीर्घ प्रकाश काल चाहिए होता है। अच्छा, इस समय कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं? तो गेहूं की बुआई होती है, जौ की बुआई होती है, मटर की बुआई होती है, चना की होती है, सरसों की होती है। आपने देखा होगा, आप जाइए ठंडी के टाइम में गांव में जाएंगे, खूब सरसों लगे हुए मिलेंगे। गेहूं होता है, सरसों होता है, जौ होता है, मटर होता है, चना होता है, आलू होता है, मसूर होता है, अलसी होता है, राई होता है। ये सभी रवि की फसलें हैं, इनको आप याद रखिएगा। याद रखेंगे कि नहीं? बिल्कुल रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, खरीफ के फसलों की बात करते हैं। रवि के ठीक बाद आपके खरीफ की फसल की बुआई होती है। देखिए करा, इसके अंतर्गत फसलों को जून से जुलाई तक बोया जाता है। ठीक बात, देखिए आपने क्या किया, अप्रैल मई तक कटाई किया, तो मई के बाद क्या आएगा? जून। मई के बाद क्या आएगा? जून। तो देखिए आप जून से जुलाई में, भाई मान लो किसी ने अप्रैल में बोया होगा तो फिर अगले महीने क्या करेगा? वो बुआई स्टार्ट कर देगा। लेकिन किसी ने अगर मई तक बुआई की कटाई किया है तो फिर जून में जाके स्टार्ट होगा। तो लगभग इसको जून जुलाई में माना जाता है, जून जुलाई तक बोया जाता है और फिर जाकर के सितंबर अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है। और जून जुलाई समझो, जून जुलाई एकदम भयंकर आप कह सकते हो, गर्मी तो नहीं कह सकते, ये वर्षा काल का समय आ जाता है। यहां पर गर्मी भी रहती है, बरसात भी होता रहता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। करा, इस प्रकार जायद फसलों की बुआई मार्च में कर दी जाती है और जून तक काट लिया जाता है। एक मिनट, गड़बड़ हो गया, हम खरीफ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये वर्षा काल की फसलें होती है, ठीक है, क्योंकि वही आपका गर्मी देखिए अभी क्या है, ये जो आप देखते हो ना कि मई में गर्मी आ गया, इसमें गर्मी आ गया, ये मई तक ये समाप्त हो जाता है। ये जून जुलाई आ गया, बरसात का समय आ चुका है, ठीक है। तो याद रखेगा। कह रहा है खरीफ की फसलों के उत्पादन में दक्षिण पश्चिम जो मानसून है, जो केरल की तरफ से आता है, या फिर समझ रहे, दक्षिण पश्चिम जो केरल की तरफ से, जो कर्नाटका वाली बेल्ट से मानसून घूम कर आता है, करा इससे बहुत लाभ मिलता है खरीफ के फसलों में। खरीफ की फसलों की बुआई के समय अधिक ताप और अधिक आर्द्रता की जरूरत होती है, जल खूब चाहिए होता है, पानी खूब चाहिए। तभी तो धान की खेती कब होती है? जब बरसात होता है, तभी तो खूब खेत, भाई धान में क्या चाहिए होता है? पूरा पानी लबालब भरा होना चाहिए, तभी ना धान की बुआई करते हो, ठीक है। तो लिख रहा धान हो गया, सोयाबीन हो गया। सोयाबीन के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? बताइए जल्दी से। किसको कहा जाता है? सोयाबीन राज्य, याद रखिए मध्य प्रदेश को, ठीक है। इसके बाद अरहर हो गया, अरहर की दाल हो गया। मटर की दाल रवि में आती है, जबकि अरहर की दाल खरीफ में आती है, ठीक है। मूंग हो गया। तो दाल चावल आप खाते हो ना, ऐसे याद रखो, दाल चावल खरीफ की फसल है और रोटी जो आप गेहूं से बना हुआ खाते हो वो क्या है? वो रवि की फसल है। ऐसे करके याद कर लो। जो तेल जिसमें आप तड़का देते हो वो कहां की फसल है? वो रवि की फसल है, ठीक है। तो इसको याद रखिए। मूंग दाल, उड़द दाल, लोबिया, ज्वार, रागी, बाजरा, मूंगफली, तंबाकू, ये सभी जो है खरीफ की फसलें होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जायद तो बड़ा आसान है। जायद माने ज्यादा, जायद माने ज्यादा। जब आपको पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है, इनकी बुआई तब होती। कब चाहिए होती पानी? खूब गर्मी, भीषण गर्मी में। और इनका कार्यकाल भी 6 महीने का नहीं होता है, ठीक है, बस 1-2 महीने, मतलब बोया 4-6 दिन में काम तैयार, फटाफट। जैसे ककड़ी, जैसे खीरा, जैसे तरबूज, जैसे खरबूज, इन सभी के अंदर पानी होता है। आप देखो, ध्यान दो, ककड़ी की जरूरत कब पड़ती? ककड़ी आपको कब मिलता है? जब खूब गर्मी पड़ती है ना, आपका गला सूख रहा होता है, खूब चाहिए होता है कि पानी वाला आइटम मिले। ककड़ी खा लिया, खीरा खा लिया, मजा आ गया। या फिर आपने तरबूज ले लिया, खरबूज ले लिया। तो ये सभी आइटम जो होते हैं वो जायद की फसलों में होते हैं। मार्च में लगभग बुआई कर दिया जाता है, जून तक काट लिया जाता है। बड़ा छोटा पीरियड इनका होता है, ठीक है। तो ये चीजें बता रहा है। मूंग, उड़द, कुल्थी जैसी दलहनी फसलों को भी इसमें उगाया जाता है। आगे देखते हैं। कुछ भारत में कृषि के जोत दिए गए। भाई किसके पास कितना खेत रहेगा कि हम उसको क्या मानेंगे, इसके ऊपर भी एक यहां पर आंकड़ा आपको दिया जा रहा है। जैसे देखिए सीमांत जोत। सीमांत जोत मतलब जिस भी किसान के पास 1 हेक्टेयर से कम की भूमि है उसको कहा जाता है भाई सीमांत जोत। वो कौन सा किसान है? सीमांत जोत, ठीक है। जिसके पास 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक की भूमि है उसको कहा जाता है लघु जोत। क्या कहा जाता है? लघु, यानी थोड़ा सा बड़ा हो गया। जिसके पास 2 से 4 हेक्टेयर है वो अर्ध मध्यम जोत उसको कहा जाता है, 2 से 4 हेक्टेयर। जिसके पास 4 से 10 हो गया वो मध्यम में आ गया, और जिसके पास 10 हेक्टेयर या फिर इससे ज्यादा है उसको बृहद जोत में रखा जाता है। तो आपके पास कितना खेत है, आप किस जोत में आते हैं उसको आप ध्यान रखिए। इससे किसानों के बारे में पता चलता है कौन किस तरह का किसान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कृषि जलवायु प्रदेशों के बारे में बात कर लेते हैं। मुझे लग रहा है कि यार थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए ये पढ़ा करके आपको रोक देता हूं, बाकी के टॉपिक को मैं कल पढ़ाता हूं, ठीक है। थोड़ा सा पेन हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि क्या होता है ना, जब मैं बड़ा लाउड बोलता हूँ, कभी तेज आवाज में बोलता हूँ तो बड़ा दिक्कत होता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा। करें कृषि जलवायु प्रदेश को निर्धारित करने के लिए वर्षा,
तापमान, मिट्टी संबंधी तमाम तरह की विशेषताएं, इस क्षेत्र में अपनाई जा सकने वाली कृषि पद्धतियां, वहां की पर्यावरणीय समस्याओं, इन सभी तथ्यों को शामिल किया जाता है। यार छोड़ो, पता नहीं क्या क्या लिखा, हटाओ। कृषि जलवायु प्रदेश क्या होती? अच्छा दोस्तों, एक चीज की बात बताओ हमें, क्या आप ये मानते हो कि भारत में विविधता है? सर विविधता कहने का मतलब क्या है भाई? विविधता कहने का मतलब ये है, आप भारत के उत्तर दिशा में चले जाओ, आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ मिलेंगे। आप और उत्तर में चले जाओ, आपको बर्फीली चोटियां मिलेंगी। आप एकदम दक्षिण में चले आओ, एकदम दक्षिण में फिर से आपको पहाड़ मिलेंगे। अगर वहीं से आप पूरब की तरफ चले गए तो आपको तटवर्ती क्षेत्र देखने को मिलेंगे, जहां पर कटा छटा पूर्वी घाट पड़ता है। अगर वहीं आप पश्चिमी क्षेत्र में चले गए तो एक लंबी श्रृंखला मिलेगी, पश्चिमी घाट की लंबी श्रृंखला मिलेगी, सह्याद्री शैली से आप कहते हैं, ठीक है। यही पूर्वी और पश्चिमी घाट जाकर मिलते हैं कहां पर? तमिलनाडु में, ठीक है, जहां पर आपका क्या है, क्या बोलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, ठीक है, जहां पर आपका जो है दुद्दा बेट्टा की पहाड़ियां हैं। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। सबसे ऊंची, दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी कही जाती है, ठीक है, दक्षिण भारत की, तो वो है। बीच में आप देखेंगे तो पठारी क्षेत्र है, ठीक है। आप थोड़ा सा बीच से आप पूरब की तरफ बढ़ जाओ या पूर्वोत्तर की तरफ चले जाओ तो एक अलग ही नजारा आपको दिखने को मिलता है। आप पश्चिम की तरफ चले आओ तो आपको राजस्थान में थार का मरुस्थल भी देखने को मिलता है। आप गुजरात में चले आओ, आपको कच्छ का रण क्षेत्र मिलता है, दलदली भूमि का क्षेत्र मिलता है। यानी भारत में विविधता है। अभी आप मान गए ना विविधता है। अच्छा, विविधता है तो बात बताओ, उत्तर भारत में खेती दक्षिण भारत की खेती से मैच करेगी? पूर्वोत्तर की खेती राजस्थान की खेती से मैच करेगी? नहीं। सबकी अपनी अपनी क्वालिटी होगी, सब अपने अपने तरीके से खेती करते होंगे। तो यहां पर जो आपको समझना है वो ये है कि भारत में जो कृषि को बांटा गया है वो अलग अलग जलवायु प्रदेशों के आधार पर बांटा गया है। कुल 15 जो है इसके आधार बताए गए। कितने आधार बताए गए? 15 आधार बताए गए। अब बात आती है सर 15 को याद कैसे किया जाए? बड़ा सिंपल है याद करना, बहुत सिंपल है। सुनिए मैं आपको याद कराता हूं दोस्तों। अगर मैं सबसे उत्तर में बात करूं, सबसे उत्तर में हिमालय है। हिमालय की लंबाई की बात कर दूं तो आप कहते हो लगभग 2500 किलोमीटर लंबा हिमालय है, जो जम्मू कश्मीर से शुरू होकर के कहां तक जाता है? अरुणाचल प्रदेश तक जाता है, ठीक है। तो यहां पर दो तरह के हिमालय हो जाते हैं, एक पूर्वी हिमालय, एक पश्चिमी हिमालय। पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय। तो यहां पर दो जलवायु क्षेत्र बन गए कृषि के, एक पूर्वी हिमालय क्षेत्र, दूसरा पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, ठीक है। उसके ठीक नीचे आ गए, हिमालय के नीचे आए तो गंगा सबसे बड़ी नदी भारत की, तो गंगा का मैदानी क्षेत्र की बात आता है। यह मैदानी क्षेत्र जो है यह भी बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि खुद गंगा नदी भी 2500 किलोमीटर लंबी है, हिमालय इतनी बड़ी है, ठीक है। हालांकि वो बांग्लादेश से होकर जाती है इसलिए उसका स्थान वहां तक दिखता है, तो पूरा काउंट किया जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप बात करो तो गंगा का मैदानी क्षेत्र बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि गंगा का अपवाह तंत्र बहुत बड़ा है। गंगा की जो सहायक नदियां, चाहे यमुना हो, फिर यमुना की जो सहायक नदी, अगर आप सबको काउंट कर दिए तो पूरा का पूरा मध्य भारत तैयार होता है। ऐसे में यह क्षेत्र बड़ा है, इसलिए यहां पर उसको 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है। और भी रीजन है, पहाड़ी क्षेत्रों पर खेती तो बड़ा कम होगा, इसलिए इसको हमने सिर्फ 2 हिस्सों में बांटा। और क्योंकि नदियों वाला क्षेत्र ये कृषि के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भाई सबसे अच्छी खेती कहां होगी? पहाड़ों पर या मैदानी क्षेत्रों में? आप कहोगे मैदानी क्षेत्रों में, है कि नहीं? मैदानी क्षेत्रों में, तो मैदानी क्षेत्रों में कृषि अच्छी होगी तो उसको 4 भागों में बांट दिया गया। नाम दिया गया निम्न गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान और ट्रांस गंगा का मैदान। बताओ याद हुआ कि नहीं? फिर से याद करो। हमने बताया आपको हिमालय में पूर्वी हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र। फिर हमने बताया गंगा का मैदानी क्षेत्र 4 भागों में, निम्न, पहले नीचे आ जाओ, निम्न, मध्य, ऊपरी, ऐसे कर लो। और ऊपरी के बाद ट्रांस, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना बृहद हिमालय के बाद ट्रांस हिमालय पढ़ते हैं, जो हिमालय का सबसे उत्तरी हिस्सा है। तो ऐसे आप यहां पर गंगा नदी के लिए भी ट्रांस याद रख लो, ठीक है। तो ट्रांस गंगा का मैदान, ठीक है। तो क्या हो गया? निम्न, मध्य, ऊपरी और ट्रांस। आपका 6 याद हो गया। चलो 6 याद हो गया तो आगे बढ़ते हैं। आगे अब देखिए, अब हम लोग नदी से बढ़ गए कहां पर? पठारी क्षेत्रों में। अब पठार में भी 3 तरह के पठारी और पहाड़ी क्षेत्रों में रखते हैं। देखिए 3 क्या, यहां भी 4 भागों में डालना पड़ेगा। अब देखिए क्योंकि पठार बीच से लेकर के चारों तरफ फैले हुए हैं, तो यहां पे लिखा है पूर्वी पठारी क्षेत्र, मतलब पूरब का पठारी क्षेत्र, पूरब का पहाड़ी क्षेत्र, पूरब दिशा की तरफ, ठीक है। दूसरा दे दिया पश्चिमी पठारी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र, जैसे जहां मालवा का पठार वगैरह है पश्चिमी क्षेत्र में हो गया, और जहां आपका छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है, वो आपका पूर्वी क्षेत्र हो गया। फिर बोला मध्य पठारी क्षेत्र, ठीक है, मध्य पठारी क्षेत्र, बुंदेलखंड वगैरह हो गया बीच में, मध्य पठारी क्षेत्र। उसके बाद आ गया दक्षिण का पठारी क्षेत्र, यानी कर्नाटक का पठार हो गया। तो ये 20 से 4 हिस्से में बांट दिया पठारी क्षेत्रों को। क्या बोला? पूरब, पश्चिम, उत्तर, मध्य करिए, उत्तर, देखिए पूरब बोला, पश्चिम बोला,
और उत्तर, दक्षिण बोला और मध्य बोला, उत्तर नहीं बोला। क्यों? क्योंकि भारत के उत्तर में गंगा का मैदान, इस पठारों के उत्तर में गंगा का मैदान और उसके भी उत्तर में हिमालय क्षेत्र आ गया, इसलिए उत्तर को गायब कर दिया। क्या कर दिया? यहां पर उत्तर मत बोलिएगा, पूरब, पश्चिम, मध्य और दक्षिण, इतना बोलिएगा। ठीक है, 4 हो गया, 6 4 10 हो गया। ठीक है, 4 पठारों का, 4 नदियों का, 2 हिमालय का, 4 4 8 2 10। उसके बाद देखिए करा पूर्वी तटीय मैदान का क्षेत्र, जो पूरब की तरफ है पूर्वी तटीय मैदान और पूर्वी घाट, उसी तरह से पश्चिमी तटीय मैदान और पश्चिमी घाट। ठीक है, तो 10 2 12 हो गया अपने पास। ठीक है, उसके बाद एक तो राजस्थानी वाला क्षेत्र हो गया, पश्चिम का शुष्क प्रदेश, ये आपका 13वां हो गया। 14 पे आ गया गुजरात का प्रदेश। क्यों? गुजरात में बड़ी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। क्यों भाई? गुजरात के पास में कच्छ की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी है, तो वहां पर ज्वार भी देखने को मिलता है, वहां पर दलदली भूमि भी देखने को मिलता है, वहां पर वन और पहाड़ और पठार भी देखने को मिलते हैं, सब कुछ है। ठीक है, इसीलिए पश्चिमी शुष्क प्रदेश के बाद गुजरात का मैदानी हिस्सा 14वें नंबर पे और 15वें नंबर पे द्वीपीय प्रदेश आ गए, लाइक आपका अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दमन द्वीप तो मान लीजिए मिला लिया गया। ठीक है, तो इसको भी याद रख लीजिए। इस तरह से कुल 15 क्षेत्रों की चर्चा होती है। समझ में आ गया? तो इसके बारे में भी आप याद रखेगा। आगे बढ़ते थोड़ा सा, करा कृषि जलवायु प्रदेश के बारे में 2-3 लाइन आप याद रखिए। लिख रहा है, अगर मैं भूमि सुधार की बात करूं तो आजादी के ठीक बाद 1948 में सबसे पहले भूमि सुधार संबंधी कानून बनाए गए और उस कानून बनाने के मुख्य 3 पहलू थे। उन तीनों पहलू के बारे में बात करता हूं। सबसे पहला पहलू दे रहा है चकबंदी। 3 तरह के, चकबंदी है, हदबंदी है और काश्तकारी है। ठीक है, चकबंदी लिख रहा है, चकबंदी के द्वारा जोतों के आकारों को और छोटा होने से रोका गया कि भाई जोत का आकार ऐसा ना हो कि छोटा होता चला जाए, छोटा होता चला जाए, नहीं ऐसा ना हो। ठीक है, तो छोटा होने से रोका गया, इसीलिए उसको चकबंदी किया गया। ठीक है, तथा भूमि को इकट्ठा करके बड़े बड़े जोत बना करके और सामूहिक रूप से खेती की जाए, ऐसा प्रावधान किया गया। आज आपके खेतों की तरफ हो सकता है ऐसे प्रावधान ना हो, लेकिन आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश साइड चले जाओ तो वहां पर आपको इस तरह के प्रावधान देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो सहकारी कृषि पर बल दिया गया। भाई जैसे क्या होता है, मान लो अंकल चिप्स है, ठीक है, उसने कहा भाई हमको क्या करो, आप 100 टन आलू दे दो। ठीक है, अब वो 100 टन आलू या तो एक जगह से परचेज कर ले या तो 100 अलग अलग जगह से परचेज करे। बताइए उसके लिए आसान क्या है? भाई 100 एक जगह से कर ले। तो सभी किसानों ने क्या किया कि भाई अपना अपना खेत मिलाकर एक कर दिया और एक ही फसल की बुआई हो गई एक साथ सबका। जो प्रॉफिट आएगा यानी जो मूल्य मिलेगा उसमें से अपने खेत के अनुपात में उनको धनराशि दे दी जाएगी। सिंपल तरीका हो गया। तो ये तरीका बनाया गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसी को बोला गया सहकारी कृषि पर बल दिया गया। दूसरा है हदबंदी। आप कहोगे सर हदबंदी क्या होता है? छोड़ो, नहीं पता है तो हद पता है, हद कर दिया आपने। हद यानी सीमा, एक सीमा की बात हो रही। हद मतलब एक सीमा, यानी अधिकतम इतना हो सकता है, बर्दाश्त कर सकते हैं। तो इधर हदबंदी लिख रहा है, हदबंदी के अंदर अधिकतम भूमि की एक सीमा निर्धारित की गई कि भाई किसी व्यक्ति के पास अधिक से अधिक कितनी भूमि होगी। क्यों? क्योंकि पुराने समय में जो जमींदार लोग थे उन्होंने क्या किया था, लोगों की जमीनों को हड़प लिया था, तो उनके पास बहुत ज्यादा मात्रा में खेत थे। या जो राजशाही परिवारों से बिलोंग करते थे उनके पास बहुत ज्यादा खेत थे। तो सरकार ये चाहती थी कि सबके पास अधिकतम की एक सीमा हो कि अधिकतम आपके पास कितना खेत होना चाहिए। भाई सारा खेत आप रख लोगे तो जो छोटे छोटे मजदूर किसान हो क्या करेंगे? हाँ, तो याद रखिए। और अतिरिक्त भूमि जो आपके पास बचती है, मान लीजिए किसी के, सरकार ने बताया कि नहीं एक व्यक्ति के पास अधिकतम 50 बीघे का खेत हो सकता है, तो अगर आपके पास 80 बीघे का खेत हो तो 30 बीघा का खेत सरकार अपने नाम कर लेगी और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी छोटे छोटे किसानों में, ताकि उनका भी भरण पोषण हो पाए। तो ये था हदबंदी। क्या था? हद। हद मतलब एक हद होनी चाहिए कि कितना खेती आपको दी जाएगी। ठीक है, और अगला पॉइंट आया काश्तकारी। काश्तकारी के अंतर्गत किसानों को जोत का अधिकार दिया गया, क्योंकि उसके पहले जो जमींदार थे वो बड़ा अन्याय करते थे, तो उनके अन्याय से रक्षा करने के लिए एक काश्तकारी नियम बनाए गए थे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अरे यार आ जाएगा, कुछ भी कठिन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई देता हूं सब क्या करना है। ठीक है, घबराइए मत। हरित क्रांति की बात करते हैं दोस्तों। हरित क्रांति का डिटेल वीडियो, बड़ा जबरदस्त वीडियो मैंने बना रखा है। इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में जाइए आप या तो आप लिख लीजिए ना हरित क्रांति स्टडी 91, आपको मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, तो चलिए यहां देख लीजिए। हरित क्रांति लिख रहा है 1966 से 67 के दौरान, जिस समय हमारे देश में अकाल पड़ा था। देखिए एक और कहानी याद रखिए, मैंने इसको कोरिलेट करके पढ़ाया है 1962 में हुए भारत चीन युद्ध के बारे में। फिर उसके बाद दोस्तों 1965 में इस युद्ध का फायदा उठाने चल पड़ा पाकिस्तान। 1965 में हमारी पाकिस्तान के साथ झड़प हुआ, जबरदस्त लड़ाई हुआ, जिसमें फिलहाल तो हम लोगों ने जीत हासिल किया। लेकिन यह समय बड़ा खतरनाक समय था, क्योंकि इसी के ठीक बाद क्या हुआ, इसी के ठीक बाद
हमारे देश में अकाल पड़ गया, ठीक है, बहुत भीषण अकाल पड़ा था, उत्पादन जान लीजिए बड़ा कम हो गया था। तो उस अकाल के समय में 1966-67 में सबसे पहले भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने एक कदम बढ़ाया हरित क्रांति के लिए, ठीक है, और इसका विचार लाया। तो लिख रहा है 1966-67 में पंजाब और हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और राजस्थान के गंगानगर वाले क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में व्यापक रूप से इस हरित क्रांति को अपनाया गया, जिसकी वजह से कृषि का उत्पादन और कृषि उत्पादकता में आश्चर्यजनक वृद्धि देखने को मिली, मतलब गजब की वृद्धि। सोचिए, नॉर्मली आप अगर खेती करते थे, आपके यहां उत्पादन 2 टन होता था, और आपने किसी के बताए गए रास्ते पर खेती किया, आपका उत्पादन बढ़ करके 6 टन हो गया, 8 टन हो गया, 10 टन हो गया। आप बताओ, आप खुश नहीं हो जाओगे? यानी अगर ऐसे हर व्यक्ति के साथ हो जाए तो पूरे देश में उत्पादकता कितनी बढ़ जाएगी। इस हरित क्रांति की वजह से उत्पादन में कई गुना की वृद्धि हुई, कई गुना की वृद्धि हुई, ठीक है। तो आप कहोगे सर मजेदार बात है। आगे लिख रहा है, ध्यान दीजिए, हरित क्रांति शब्द की बात करें जो आप नहीं जानते, ये पढ़ाने के बाद आप मुझे कमेंट करना शुरू करोगे। हरित क्रांति शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? तो याद रखिए, अमेरिका के रहने वाले थे डॉक्टर विलियम गॉड, उन्होंने सबसे पहले शब्द दिया ग्रीन रिवोल्यूशन, ठीक है। हरित क्रांति नहीं बोला, हरित क्रांति तो हमने दिया, ठीक है, हिंदी में। तो याद रखिए, ग्रीन रिवोल्यूशन शब्द दिया डॉक्टर विलियम गॉड ने, जिसे आगे चल करके क्या लिया, इस शब्द का इस्तेमाल व्यापक रूप से किया डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग ने, ठीक है। इसीलिए हम विश्व स्तर पर किसका नाम याद रखते हैं हरित क्रांति के जनक के रूप में? डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग का नाम याद रखते हैं। 1970 में नॉर्मन बोरलाग को विश्व का शांति का नोबेल भी प्रदान किया गया था, ठीक है, तो याद रखिएगा। वैसे भारत में हरित क्रांति की बात करें तो उसके जनक कहे जाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। हरित क्रांति उच्च गुणवत्ता वाले बीज, रासायनिक उर्वरक, नहरी सिंचाई आधारित कृषि उत्पादन की एक नवीन प्रक्रिया थी। इसमें कुछ किया नहीं गया। इसमें डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने सिर्फ ये बताया कि अगर सिंचाई के साधनों में हम क्या कर लें, विस्तार कर लें और अच्छे गुण वाले बीजों का इस्तेमाल किया जाए, हाइब्रिड तरीके के बीजें जिनके अंतर्गत अधिक उत्पाद देने की क्षमता है, ऐसे बीजों का इस्तेमाल किया जाए। मिट्टी में उर्वरकता समाप्त हो गई, जिसकी वजह से कम उत्पादन हो पा रहा है। यदि उसमें रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाए तो उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है, और यही हुआ। इसी वजह से अधिक उपज पैदा होने शुरू हो गए और इसी कार्यक्रम को हरित क्रांति के नाम से पुकारा गया, ठीक है। आगे देखिए, अच्छा, इस हरित क्रांति के कुछ सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले और कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले। सकारात्मक प्रभाव आप सभी एक लाइन में याद रखिए कि हमारे कृषि उत्पाद में वृद्धि हो गया। एक लाइन की बात मोटी मोटा वही चीजें दे रहा है। खाद्यान्न के उत्पादन में तीव्र वृद्धि तथा खाद्यान्न के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई। भाई वो तो हम बढ़ चुके हैं। दूसरा लिख रहा है, नई प्रौद्योगिकी के उपयोग से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर में वृद्धि हुई। भाई टेक्नोलॉजी आई ना, मान लीजिए उसके पहले बैलों से जुताई होती थी, ट्रैक्टर से जुताई करने की बात आई, तो ट्रैक्टर चलाने वाला भी तो आएगा, ट्रैक्टर चलाने वाला आएगा, जो व्यक्ति ट्रैक्टर बना रहा है उसका भी सेल बढ़ेगा, उसके लिए जो डीजल पेट्रोल है उसका भी होगा। तो एक सिस्टम आया ना, तो धीरे धीरे लोगों के रोजगार के अवसर भी पनपने लगे, ठीक है, यह भी एक फायदा है। ग्रामीण समृद्धि हुई, ठीक है, ग्रामीण समृद्धि में वृद्धि हुई, मतलब गांव का नाम आगे आने लगा, आगे बढ़ने, उत्पादन होने लगा ना, पैसा आने लगा, किसान बढ़ने लगे आगे फटाफट। तो लिख रहा है प्रति व्यक्ति आय। अब जब किसानों के पास उत्पादन आने लगा ज्यादा, तो किसानों के पास आय भी ज्यादा हो जाएगा। आय ज्यादा हो गया तो उनकी प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ गई, ठीक है, जिससे हमारे देश की जो नेशनल इनकम है, जो राष्ट्रीय आय है, वो उसमें भी वृद्धि देखने को मिला। ये सकारात्मक बात है, लेकिन बहुत सारे नकारात्मक पहलू भी देखने के लिए आते हैं ये हरित क्रांति की वजह से। सुनिए, नकारात्मकता पर आप ध्यान नहीं देते, लेकिन आप ध्यान दीजिए, दोनों पहलू आपको पता होना चाहिए। आय की असमानता में वृद्धि हुई। आय की असमानता कैसे? भाई जिनके पास ज्यादा खेत था उनका प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ गया। पहले पता चला 50 टन मिल रहा था, अब 200-300 टन आने लगा, यानी और ज्यादा बड़े आदमी हो गए, ठीक है। तो जो बड़े बड़े किसान थे, जिनके पास ज्यादा मात्रा में वो था, जमीन था, वो बहुत जल्दी धनी हो गए, ठीक है। अच्छा, धनी हो गए और कुछ कम धनी है। खाई बढ़ी कि नहीं? आय की असमानता बढ़ी कि नहीं? बिल्कुल बढ़ी। और भारत सरकार हमेशा आय की असमानता कम हो इसके लिए विचार करती है। हरित क्रांति का प्रभाव केवल कुछ ही खाद्यान्न फसलों के ऊपर पड़ा। भाई हरित क्रांति की वजह से कुछ
ही खाद्यान्न में वृद्धि देखने को मिला, हर खाद्यान्न में नहीं मिला। जैसे हाँ, गेहूं चावल की बात करेंगे, मक्का बाजरा की बात करेंगे, तो इन सब में वृद्धि देखने को मिला, लेकिन जितने भी दलहनी तिलहनी तमाम तरह की फसलें थी उनमें उतना ज्यादा वृद्धि देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो यह भी एक उसका जो है पॉइंट है। आगे लिख रहा नई मशीनों के प्रयोग से जो परंपरागत कृषि थे वो फेल होने लगे। जैसे कृषि औजार निर्माता जो छोटे छोटे औजार बनाते थे, फरुई, फरसा, खुरपी, हाँ ये सब होता था, तो जो छोटे मोटे औजार बनाने वाले लोग थे उनका बंद हो गया काम धाम। जो हल वगैरह बनाते थे उनका काम बंद हो गया। ठीक है, जो बढ़ई लोहार थे उनके हालात दिन प्रतिदिन क्या होते गए, खराब होते चले गए। तो भाई एक तरफ अच्छी चीजें हुई तो कुछ तरफ खराब भी हुआ, एक तरफ लोगों को रोजगार भी मिला तो दूसरे तरफ कुछ लोग बेरोजगार भी हुए। ठीक है, इसको भी याद रखिए। करा जिसके कारण आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, और जिनके पास रोजगार अब नहीं था, जो बढ़ई जो लोहार गांव में अब उसके लिए कुछ नहीं था, वो कहां जाएगा, वो तो जाएगा शहर की तरफ। तो वहां से फिर शहरों की तरफ पलायन करने लगे लोग, और धीरे धीरे अलग अलग जगह पे लोग काम करना शुरू कर दिए। ये है रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग से जलवायु और मृदा प्रदूषण में वृद्धि हुआ। रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल तो हुआ, लेकिन उसके वजह से मृदा प्रदूषण बढ़ा। ठीक है, वायु प्रदूषण बढ़ा, जल प्रदूषण बढ़ा। भाई खतरनाक कीटनाशकों का इस्तेमाल होगा तो चीजें होंगी ना। आज क्यों जैविक खेती की बात की जाती है, आज क्यों रासायनिक खेती को बंद करके जैविक खेती को लाया जाता है, यही सब वजह रही है। ठीक है, आगे देखिए द्वितीय हरित क्रांति। करा 1990, ये वाला आप नहीं पढ़ते हो जनरली, लेकिन आज पढ़ लो। करा 1990 के दशक में के मध्य में द्वितीय हरित क्रांति की अवधारणा का विकास हुआ, जिसे सदाबहार क्रांति का नाम दिया गया। सदाबहार एवरग्रीन जो है नाम दिया गया। ठीक है, एग्रीकल्चर। कर प्रथम हरित क्रांति से भिन्न द्वितीय हरित क्रांति में सभी तरह की फसलों, सभी तरह की खाद्यान्नों और सभी तरह के कृषि उत्पादों को शामिल किया गया कि भाई हम हर तरह के कृषि उत्पादों के बारे में विचार करके तब इस प्लान को लाया गया। कर द्वितीय हरित क्रांति में धारणीय कृषि पद्धति के साथ साथ जैविक उर्वरक, देखिए वहां पर क्या था, केवल रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल पर वो जोर दिया गया, क्योंकि उस समय वही जरूरी था। तो ऐसा नहीं कि एम एस स्वामीनाथन जी के दिमाग में कुछ और था, भाई उस समय जरूरी था कि कैसे भी करके मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाया जाए, तो बढ़ाया गया। लेकिन बाद में जब ये पता चला कुछ रासायनिक उर्वरक से तमाम तरह के प्रदूषण हो रहे हैं, चाहे मृदा प्रदूषण हो, चाहे जल प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, तो धीरे धीरे जैविक खेती की बात कही जाने लगी, और इसमें जैविक रासायनिक जो है उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग पर बल देने की बात कही गई। अगला लिखा, इस योजना के अंतर्गत कृषि के सतत विकास हेतु आधारभूत संरचना और संस्थागत ढांचे को मजबूत करना, जैसे शीत भंडारों की व्यवस्था करना, कोल्ड स्टोरेज बनाना। भाई आपने देखा होगा बहुत सारे, जैसे टमाटर है, आपने टमाटर का उत्पादन कर दिया, ज्यादा टमाटर हो गया, मार्केट में डिमांड कम है, अब क्या करोगे बताओ। ऐसा तो होने के लोग ज्यादा टमाटर खाना शुरू कर देंगे, तो आपको स्टोर करना पड़ता है। या आपके पास गेहूं है, चावल है, तमाम चीजें हैं, ये तो नॉर्मल में भी स्टोर हो जाते हैं भंडार गृहों में, लेकिन कहीं कहीं पर आपको शीत भंडार गृह बनाए जाते हैं। जैसे जहां आपको सब्जियां रखनी है वहां आपको शीत भंडार गृह चाहिए। अरे भाई पूरा का पूरा स्टोरेज हाउस जो होता है ना, वो एसी का होता है, नहीं देखे कभी दिखाऊंगा। हमारे रिलेशन में एक अंकल जी हैं, उनके यहाँ पर है, तो कभी जाऊंगा तो वहां एक वीडियो बना के आपको दिखाता हूं, आप देख लीजिए। ठीक है, कि होता कैसा है। तो याद रखें, शीत भंडारों की व्यवस्था करना, सड़क योजनाएं बनाना, कृषि उत्पादों के विपणन की सुविधा प्रोवाइड करना, कि भाई एक ऐसा केंद्र बनाया जाए जहां सभी किसानों को अपना सामान रखने बेचने की सुविधा हो। ठीक है, दूरसंचार का विकास करना, मूल्य परिवर्तन हेतु कृषि प्रसंस्करण पर बल देना, ये सभी कार्य किए गए जो कि द्वितीय हरित क्रांति के एक मोटा भाग थे। तो आज थोड़ा कम पढ़ाने वाला था, लेकिन जब एक बार फ्लो बन जाता है तो कहां छूटने वाला, दर्द और उस समय नहीं याद आता है। ठीक है, चलिए मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, सब कुछ आपको दिया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि अभी कोई कंफ्यूजन आपको होगा। आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, और आगे मुझे लगता है इस चैप्टर में 2 लेक्चर और दूंगा मैं, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर ही आपका समाप्त हो जाएगा। दोस्तों अगला पार्ट हमारा जो आएगा ये एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री पर, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा अलग अलग कृषि के बारे में। ठीक है, कितने प्रकार की कृषि होती है, ठीक है, और अलग अलग स्थानों पर किस किस तरह की खेती की जाती है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। बहुत मजेदार ये जो है टॉपिक होगा, अगला वाला जो टॉपिक होगा और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबसे चलता हूं, गुजारिश करता हूं, धन्यवाद। और अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, लाइक कमेंट कर दिया करिए। लास्ट आते आते तक में लोग भागना शुरू कर देते हैं, अंतिम तक रुका रहा करिए जब तक कोई अध्यापक क्लास में होता है। पुराने समय में देखते थे जब आप स्कूल में थे, ऐसा होता था क्या कि जैसे चैप्टर खत्म हुआ आप बैग पैक करके निकल लेते हो। आप पहले इंतजार करिए, जब आपका अध्यापक आपके सामने से चला जाए तब तक
आपका जो है आपको इंतजार करना चाहिए, ठीक है। चलिए कुछ अच्छी ज्ञान मैं दे देता हूँ आज, ठीक है। एक होता है ना कि कभी मान लीजिए कोई आपके घर रिश्तेदार आता है, ठीक है, तो आप देखते होंगे कि आपके पिताजी माताजी उस रिश्तेदार को छोड़ने के लिए घर से बाहर तक जाते हैं, ठीक है। देखिए, जब भी आप किसी व्यक्ति से रूबरू हो, ऐसे बातचीत करते हो, तो आप उस व्यक्ति से तब तक आई कांटेक्ट बनाए रखें जब तक वो आपसे बातचीत कर रहा है, और तब तक उसके ऊपर निगाह लगाए रखें जब तक वो आपकी आंखों से ओझल नहीं हो जाता, दूर नहीं चला जाता। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, जैसे होता है ना, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम आखिरी समय तक उसको देखते रहते हैं, ठीक है। अब चले, अब नहीं दिखाई दे रही, ठीक है, दे रही है, दे रहा, कुछ भी हो, ठीक है। तो याद रखें, उसी तरह से जब मैं पढ़ाता हूं तो कोशिश किया करिए कि अंतिम समय तक बने रहें, ठीक है, भागना नहीं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।